नमस्कार प्यारे बच्चों, एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगी कविता के बहाने पढ़ेंगे। इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कविता की तुलना चिड़िया, फूल, बच्चों से करते हैं। कवि का मानना है कि कविता शब्दों का खेल है। इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, जड़ अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स, चेतन अर्थात लिविंग थिंग्स, अतीत पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट और भविष्य फ्यूचर सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए यहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी होगी। वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की क्यों ना हो। कहने का भाव है कि अगर आप जीवन में कुछ रचनात्मक या कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों, आइए अब कविता सुने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। आइए आगे हम कविता की व्याख्या करें। बच्चों, कवि कुंवर नारायण जी ने ये कविता इसलिए लिखी है कि उनके मन में एक शंका है कि आज के मशीनी युग में आज के जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि कहीं कविता लुप्त ही ना हो जाए। कि कविता का वजूद ही शायद उनको ऐसे लगता है कि जैसा उसका अस्तित्व ही शायद मिटता जा रहा है। परंतु एक मन में आशा लिए हुए उन्होंने इस कविता की रचना की है और इसकी तुलना उन्होंने चिड़िया, फूल और बच्चों से की है कि कैसे कविता अमर है। पहले पद में वो कविता की रचना चिड़िया से करते हैं। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहने का भाव है कि कविता कवि की कल्पना की उड़ान है। जैसे चिड़िया आकाश में ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। चिड़िया के उदाहरण के माध्यम से वो बताते हैं और ये भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, किंतु कविता की कल्पना की उड़ान का दायरा असीमित है। चिड़िया घर के अंदर बाहर जा एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है, कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वे कल्पना के पंख लगाकर हर जगह जा सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। कल्पना के पंख लगाकर किस तरह उड़ा जाता है यह चिड़िया नहीं जानती है। वो सिर्फ अपने पंखों से उड़ सकती है, लेकिन कल्पना से वो उड़
नहीं सकती है। अर्थात कविता की उड़ान किसी सीमा को नहीं मानती है। इसलिए कि जो रचनात्मक ऊर्जा है वो किसी सीमा को नहीं मानती है। कविता एक रचना है, रचनात्मकता है, कवि की रचनात्मकता है जो किसी को नहीं मानती है। इस पद में कवि कविता की तुलना फूलों से करते हैं। कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अर्थात कि कवि कहते हैं कि कविता भी खिलती है जैसे फूल खिलते हैं और हमें आनंद देते हैं, उसकी खुशबू से हम मोहित होते हैं, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है और वो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें आनंदित करती है। उसको पढ़ के हमारा मन खिल उठता है। कवि कहते हैं कि कवि के मन में जो कविता है वो फूल की भांति खिलती है। फूल से कविता में रंग भाव आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते हैं। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित है क्योंकि वो कुछ मौसम में ही खिलते हैं, सभी मौसम में वो नहीं खिल पाते हैं। परंतु कविता हर मौसम में खिलती है। हर मौसम में कैसे खिला जाता है ये फूल नहीं जानते हैं। कवि कहते हैं कि कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों तक, लोगों के दिलों में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ सकते। कहने का भाव है कि कविता अमर है। आगे देखें। बच्चों, इस पद में कवि कविता की रचना बच्चों से करते हैं, अर्थात आप लोगों से करते हैं। कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि के कहने का भाव है कि मैं कविता की समानता या तुलना ना तो चिड़िया से कर सकता हूँ ना ही फूलों से कर सकता हूँ। हाँ, बच्चों से अवश्य कर सकता हूँ क्योंकि बच्चे ही हैं जो खेलते समय सब घर को एक कर देते हैं। ऐसे ही कविता भी सब घर में पढ़ी जाती है, सब घर को एक कर देती है। हर धर्म जाति बंधन के लोग हैं जो उसको पढ़ सकते हैं। वो किसी बंधन को नहीं मानती है। वो ये नहीं कहती है कि मुझे सिख ना पढ़े, मुझे हिंदू ना पढ़े, ना मुझे मुसलमान पढ़े। ऐसे ही बच्चे खेलते समय ये नहीं कहते हैं, वो देखते भी नहीं हैं कि खेल के मैदान में हिंदू खेलेगा या मुसलमान खेलेगा या सिख खेलेगा। सभी मिल के खेलते हैं। खेल किसी धर्म बंधन को नहीं मानता है। ऐसे कविता भी शब्दों का खेल है और जब कवि शब्दों को अपनी कविता के रूप में उकेरता है तब उसके शब्दों का खेल ये नहीं कहता है कि इस खेल में मुझे हिंदू नहीं चाहिए, मुझे सिख नहीं चाहिए, इसको कोई भी पढ़ सकता है। वैसे ही ये कविता एक मन की अभिव्यक्ति है और जब मन के भाव किसी बंधन किसी सीमा को नहीं मानते हैं। कहने का भाव है कि जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी जात पात और बंधन को नहीं मानते हैं, वैसे ही कविता भी प्रत्येक धर्म और जाति पाति के लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ धर्म जाति पाति के लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं है, संसार में विश्व में कहीं भी कविता है जो कला है वो जा सकती है। उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसका आनंद उठा सकता है। वो सबके मन को मोहित करती है। जैसे बच्चों के खेल सबके मन को मोहित करते हैं। कोई अच्छा खिलाड़ी है, हम उसको देखते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, वो चाहे
पाकिस्तान का है, चाहे हिंदुस्तान का है, या किसी दूसरे देश का है, परंतु जो अच्छा खेलता है उसकी प्रशंसा होती है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को ये जानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कवि ने आपको बहुत ही महत्व दिया है। कवि कहते हैं कि बच्चे चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कहने का भाव है, जो इस कविता का संदेश यही है कि अगर आपके मन में कुछ भाव हैं, कुछ नई रचना करने का है, कुछ आपके मन में है कि हम कुछ नया करेंगे, तो आप कर सकते हो। आप एक समाज को नई दिशा दे सकते हो, समाज को नया रूप दे सकते हो, कुछ नई रचना कर सकते हो। आशा है कि आप इस कविता को समझ गए होंगे और अपने महत्व को भी जान गए होंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, कितने वैल्यूएबल हो। ठीक है।